काराकोरम की पहाड़ी जो सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर लद्दाख दिख रहा है, तीसरे नंबर पर आपका जास्कर दिख रहा है। तो ये पहाड़ी भारत, सतपुरा की पहाड़ी विंध्याचल की पहाड़ी हो गई, और बीच में जो भ्रंश है, मतलब ये पहाड़ी और ये पहाड़ी के बीच में एक दरार है, उस दरार से नदी जो बहती है उसको हम भ्रंश से बहने वाली नदी कहते हैं। क्या बेलीकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया, फिर उसके बाद है नागरी हो गया, जवादी हो गया, सेबराय हो गया, पचाई मलाई हो गया, और सिरू मलाई हो गया। तो 2025 में जो प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर, हाल ही के वर्षों में जो एक 70वीं बीपीएससी हुआ था, तो उससे प्रश्न जो आए हुए हैं, तो उनसे जुड़े चीज़ों को हमको ये जानना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, और ये जानना है कि किस तरह के प्रश्न और कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को जानेंगे और उसके बाद उससे जुड़ी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न के साथ ही अध्ययन करते ही वे चलेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय से आया हुआ है, ज्योग्राफी के सामान्य परिचय से आया हुआ है। ये देखिए कि पहला प्रश्न आपका है सामान्य परिचय से। कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता। तो ये जो है किसान को ये मतलब अधिकार देता है कि भाई इससे ज़्यादा आपको भूमि नहीं होना चाहिए, मतलब ये लिमिटेशन तय करता है, ये बात है। तो ये कानून है, तो ये सामान्य परिचय से ही हुआ, क्योंकि जनरली जो हम आम समाज में देखते हैं कि कोई किसान कितना अधिकतम भूमि रख सकता है, ज़्यादातर बिहार में भी है। तो इस तरह से लगभग 45 एकड़ तक जो है ना, कोई एक किसान के पास उससे ज़्यादा भूमि नहीं होना चाहिए। बिहार की बात कर रहे हैं, अलग राज्य में अलग है, जैसा राज्य है वैसा। ठीक है, टोटल भूमि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि उपजाऊ भूमि, टोटल भूमि इतना है। उपजाऊ के आधार पर तो कम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो इस तरह से यहाँ बोला है कि इसे क्या कहते हैं तो भूमि सीमा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न भी सामान्य परिचय से ही दिया गया। तो सामान्य परिचय में यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे कंफ्यूज में आएंगे, क्योंकि जो हमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ध्यान रखना होता है कि किन की सीमा किन से लगे हुए हैं। तो ये सामान्य परिचय, अगर आप इंडिया का मैप का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है ना प्रश्न किस नेचर का है। ये दिखाया जा रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम सीमा, या तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं यूपी से या नहीं तो राजस्थान से। देखने से ही लग रहा है राजस्थान से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान से लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो राजस्थान का। कारण क्या है कि ये जो है ऐसे ऐसे करके आया है, इसके कारण से। ठीक है, तो राजस्थान से लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के। दूसरा नंबर पर आपका यूपी है। तो हो सकता है कि आगे सामान्य परिचय में पूछ दिया जाए कि भाई सबसे ज़्यादा जो सीमा, दूसरा सबसे अधिक सीमा किसकी है, तो यूपी का है, और तीसरा सबसे ज़्यादा सीमा आपका महाराष्ट्र का है। चौथा सबसे अधिक सीमा जो है आप यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का है, और उसके बाद गुजरात का है। तो कुल मिला के हम अगर राज्य देखें तो मध्य प्रदेश से कितने राज्य जुड़े हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमको ये भी बात ध्यान रखना है। तो एक महाराष्ट्र एक हो गया, उसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़ दूसरा हो गया, यूपी तीसरा हो गया, राजस्थान चौथा हो गया, और गुजरात पांचवा हो गया। कौन से ऐसे राज्य हैं जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय हैं, तो ये आपको तटीय राज्य 9 है, सब मिलाकर के कितने हैं 9। ठीक है, तो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो है आपको पश्चिम बंगाल तक लगे हुए राज्य। उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, यानी टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय समुद्र तटों से लगा हुआ है। तो ये जानकारी भी हमें होना चाहिए इसके साथ, मतलब सामान्य परिचय में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हो गई। दूसरी बात है कि एक चीज़ यहाँ भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लैंड लॉक राज्य है। तो लैंड लॉक राज्य में आपका हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना लैंड लॉक राज्य है, जिसको हम भू औष्ठी कहते हैं। क्या है? भू औष्ठित राज्य, मतलब इसका जो सीमा है सभी के सभी भू औष्ठित है, मतलब दूसरे राज्य से लगे हैं। कोई तटीय राज्य, कोई तटीय नहीं है। ठीक है, तट नहीं है, कोई नदी के किनारे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वही कंडीशन है। तो ऐसे प्रश्न जब दिए जाएंगे तो ऐसे राज्य दिए जाएंगे कौन भू अस्थित है कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारी जानकारियां जो है आपको इस बातों से ध्यान। लंबे सीमा राजस्थान से मिलता है, जैसा कि हम बता ही दिए हैं। और टोटल लंबाई भी कल होकर पूछ सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट आउट क्वेश्चन हो गया है। तो 1600 है, और टोटल राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा फैक्ट वे में कितने ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के लगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, भौतिक भूगोल से पूछा गया। भौतिक भूगोल से पूछा गया, तो भौतिक भूगोल से पूछा गया तो आपको भौतिक भूगोल से क्या पूछा जाता है? पर्वत और पहाड़ों के विषय में पूछा जाता है। तो आइए हम पर्वत और पहाड़ के विषय में, तो यहाँ पे देखिए ये काराकोरम है जो सबसे ऊपर की पहाड़ी है।
देखिए काराकोरम की पहाड़ी जो सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर लद्दाख दिख रहा है, तीसरे नंबर पर आपका जास्कर दिख रहा है। तो ये पहाड़ी भारत में ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सीरीज भी ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे के क्रम, अर्थात उत्तर से दक्षिण का क्रम। दक्षिण से कभी कभी उत्तर पूछ लिया जाता है, तो जास्कर, लद्दाख और कारा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर फैलाव की बात करें तो ये जो है धीरे धीरे जो है ना पूर्व की ओर फैलता मतलब पश्चिम की ओर फैलता चला गया। तो सबसे पूर्व की बात कर ले तो ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पूर्व वाला बात हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, मतलब पश्चिम की ओर भागता चला गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऐसे करके कभी कभी पूर्व पश्चिम में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे एक पहाड़ी हिमालय पर्वत भी है जिसमें 3 भाग बनाए गए हैं। एक भाग आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाया गया है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से सबसे ऊपर वाले भाग है वो आपका है जो बाह्य हिमालय कहा जाता है, और जो बीच का हिमालय मध्य हिमालय कहा जाता है, इसको हिमाद्री कहते हैं और इसको हिमाचल कहते हैं, और नीचे वाले को हम शिवालिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका कौन सा हिमालय है। यहाँ ये सब हिमालय है, कौन है ये तीनों के तीनों हिमालय। तो ये सब पर्वत है या पहाड़ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फैलाव कहाँ तक है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात है कि ये जो कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ इसका हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या क्या है तो जान लेते हैं, नाम क्या क्या दिया गया है। पहला सीरीज में भी पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जा सकता है कि कौन सबसे पूर्व में है, कौन सबसे पश्चिम में है, या सजाइए। तो सबसे पहले गारो है, गारो के बाद खासी है, खासी के बाद जयंतियाँ हैं। तो ये तो समझ, गारो, खासी, जयंतियाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि पश्चिम से पूर्व, कल हो गया इसका सीरीज पूछा जा सकता है कि आप सजाइए। तो गारो है, खासी है, जयंतियाँ है। उसके बाद है रंगमा मिकीर है। ठीक है, रंगमा और मिकीर यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ सबसे पूर्व अगर देखा जाए तो यहाँ बेरल पहाड़ी है। ठीक है, बेरल पहाड़ी। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो पहाड़ी है, कौन कौन से पहाड़ी उत्तर पूर्व भारत में दिखाई दिया। अब पहाड़ी में हम यहाँ पे अरावली पर्वत को भी हम देख लेते हैं। ये पर्वत जो है ना अरावली है, ये राजस्थान साइड में पड़ता है अरावली। उसके बाद यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ी है, इस बात को भी समझ में ध्यान रखना है, लोकेशन याद रखना है, ये मध्य प्रदेश भाग साइड में पड़ता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सतपुरा की पहाड़ी है। अब यहाँ सतपुरा की पहाड़ी विंध्याचल की पहाड़ी हो गई, और बीच में जो भ्रंश है, मतलब ये पहाड़ी और ये पहाड़ी के बीच में एक दरार है, उस दरार से नदी जो बहती है उसको हम भ्रंश से बहने वाली नदी कहते हैं। तो पूछा भी जाता है कि भ्रंश से बहने वाली नदी कौन है, तो यही है नर्मदा। जो नर्मदा जो है विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुरा के उत्तर में बहती है। तो लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो इस लोकेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके सतपुरा के अगर दक्षिण में बात करें तो ताप्ती नदी बह रही है। तो ये भी लोकेशन से पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी किस पहाड़ी के दक्षिण में बह रही है। तो ऐसे ध्यान रखना है सतपुरा की पहाड़ी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ झारखंड साइड में राजमहल की पहाड़ी है। इसके बाद ये छोटे छोटे पहाड़ियाँ को हम जान लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी हैं, उन पहाड़ियों को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए तो ये वारदा की पहाड़ी है जो गुजरात में पड़ता है। फिर उसके बाद है वारदा के बाद गिरनार की पहाड़ी है जो गुजरात में है, गिरनार या गिर की पहाड़ी। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये पहाड़ी है आपका मांडव की पहाड़ी। तो इस तरह से पहाड़ी जो अगर नाम पूछा जा सकता है कि इसके लोकेशन कहाँ है। और उसके बाद आपको जो ये जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये पश्चिमी तट है, पश्चिम तट की पहाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, पश्चिमी घाट। और इसमें ये जो छोटे छोटे भाग हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, नल्ला मलाई है, उसके बाद है बेलीकोंडा है। तो ये पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के सजाने के लिए। तो ये जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूर्व से पश्चिम भी कहेगा तो आपको इधर बड़ा आता चला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, नल्ला मलाई हो गया, बेलीकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया, फिर उसके बाद है नागरी हो गया, जवादी हो गया, सेबराय हो गया, पचाई मलाई हो गया, और सीरू मलाई हो गया। तो मलाई सबसे नीचे है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन सबसे नीचे सीरू मलाई है, मलाई में सीरू मलाई नीचे है। उसके बाद दूसरा कोई पचाई मलाई होगा। ठीक है, उसके बाद सेबराय की पहाड़ी है, उसके बाद सेबरोय की पहाड़ी है, जवादी की पहाड़ी है, नागरी की पहाड़ी है, उसके पालकोंडा की पहाड़ी है, बेलीकोंडा की पहाड़ी और नल्ला मलाई। तो सबसे ऊपर जो है ना नल्ला मलाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मलाई में ऊपर का मलाई और नीचे का मलाई, बीच में आपको ध्यान रखना है। नल्ला मलाई ऊपर है, मतलब यहाँ पे नल्ला मलाई से 9 मलाई, तो 9 मलाई ऊपर और नीचे सब मलाई। ठीक है, ये ध्यान रखें, ध्यान रखने के लिए ऐसा बोलिए। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ बालघाट की पहाड़ी है, और यहाँ हरिश्चंद्र की पहाड़ी है जो महाराष्ट्र के साइड में पड़ता है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी है, इस बात को ध्यान रखें, पश्चिमी घाट में ही बाबा बुदन की पहाड़ी दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ देखिए तो अन्ना मलाई है। ठीक है, एक नल्ला मलाई है जो पूर्वी घाट पर पड़ता है, लेकिन अन्ना मलाई जो है ना, ये जो है ना पश्चिमी घाट में है। और एगो अगस्ता मलाई है। ठीक है, अगस्त्या मलाई, तो अगस्त्या मलाई और अन्ना मलाई ये ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी घाट की ओर है। और जहाँ बीच में है उसको हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं, मतलब दोनों का जो मिलन स्थल है उसको हम नीलगिरी के पहाड़ी कहते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। और ये बरुसनाद है, इसको हम बरुसनाद भी कहते हैं। उसके नीचे जो है ना बरुसनाद है, और सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ी है, सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ी है। तो इतनी सारी जानकारी हमें लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, और बार बार जो है ना इसका अध्ययन करके इतनी जानकारी हमेशा होना चाहिए। इससे आगे भी भारत के पर्वत श्रेणियां हैं, और इसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए, पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाने का मतलब है यहाँ गारो पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी पहाड़ी है, और उसके बाद कामेत है और केटू है। ठीक है, तो केटू कहाँ है, काराकोरम में। कहाँ है, काराकोरम में है। और गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, तो यहाँ क्या कहते हैं, मेघालय साइड में है। गारो, खासी, जयंतिया बताएं। तो ये बड़ी दूर से पूछा है,
इतनी आसान नहीं पूछा, लग रहा है कि आसान है लेकिन आसान नहीं, एक साथ हो रहता तो आसान रहता। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा कंसंट्रेट होकर क्लियर करना है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी नॉर्मली हम बताएं। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो ये आंसर सबसे पूर्व में आपको दिखाई देगा 1 नंबर वाला, जो कि गारो है, ठीक है। गारो को सबसे आप सबसे पूरब में है गारो, पूरा। उसके बाद आप जाइएगा, गारो से आगे जाइएगा तो नंदा देवी मिलेगा, उससे आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा कामेत मिलेगा, और कामेत के बाद केतु, मतलब सबसे पश्चिम में आपको कामेत मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण रहता तो आसान रहता, लेकिन पूरब से पश्चिम में तो थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दर्रे से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, दर्रा से। तो दर्रा से पूछे जाते हैं, तो हम थोड़ा सा दर्रे के बारे में जान लेते हैं कि दर्रा कहाँ से कौन से दर्रा है। रिवीजन के तौर पर हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम कुछ कर पाते हैं। तो हम दर्रा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि दर्रा कौन कौन से दर्रा होते हैं। तो द्वीप है कहाँ? चलिए दर्रा को समझ लेते हैं। दर्रा बहुत है, लेकिन ध्यान रखने के लिए हम सभी को बता दे रहे हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ काराकोरम दर्रा है सबसे ऊपर देखा जाए तो, ठीक है। एक यहाँ पे दर्रा है, उसका नाम है बुर्जिला, और एक यहाँ दर्रा है जिसका नाम है जोजिला, ठीक है। ये वाला काराकोरम हो गया, ये वाला आपका बुर्जिला हो गया, और ये वाला आपका हो गया जोजिला, ठीक है। जोजिला, इसके बाद इधर हो गया आपका पीरपांजल का दर्रा है, और ये बनिहाल का दर्रा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें 5 दर्रे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख और कश्मीर में पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब लद्दाख और कश्मीर के एरिया में जो है ना, ये 5 दर्रे देखने को हमको मिल रहा है। हालांकि एक दर्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दर्रा आपको लगभग आप हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है वो आपको ध्यान रखना है, सीपी कला, ठीक है। 1 नंबर में सीपी कला है, उसके बाद है मावला है, थांगला है, वितिला है, और लिपू लेक है। तो लिपू लेक तो उत्तराखंड में पड़ता है, मतलब ये जो है ना उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक का बताया गया है, 1 नंबर से लेकर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से ये दोनों दर्रा का नाम नहीं बताया गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बताया गया। तो हमको उत्तराखंड साइड में एक खाली सिर्फ अगर सीपी कला को छोड़ दे तो मानाला है, ठीक है, मानाला, और उसके बाद थांगला, उसके बाद है बीतिला, और लिपू लेक। कौन है? लिपू लेक, ये उत्तराखंड साइड में पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ सिक्किम की साइड में करें तो सिक्किम में आपका है नाथुला है, जेलेपला है, नाथुला और जेलेपला। तो ये ध्यान रखिएगा, नाथुला और जेलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में। उसके बाद यहाँ अगर हम इस साइड आते हैं तो नाथुला के बाद है बोमडीला, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडीला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो दर्रा है यांगयाप दर्रा, ठीक है, यांगयाप दर्रा। उसके बाद इधर आइएगा तो ये है दीफू दर्रा। तो ये सब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये यांगयाप दर्रा, बोमडीला, यांगयाप और दीफू। उसके बाद अगर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे पांगसाड़ दर्रा है, पांगसाड़ दर्रा। और यहाँ मणिपुर में आइएगा तो तुजू दर्रा, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो इतना दर्रा का लोकेशन हमें ध्यान हो जाना चाहिए, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ दर्रे नीचे भी हैं, तो उन दर्रे को भी जान लेते हैं। ज़्यादा कुछ नीचे का दर्रा नहीं है। यहाँ पे है बालघाट है, उसके बाद भोरघाट है, ठीक है। उसके बाद है पालघाट है, और एक है सेवकोट है। 4 गो दर्रा यहाँ पर है जो हमें ध्यान रखना है, 4 दर्रे यहाँ पे हैं। अब जो है हमें इतनी दर्रा है जो पश्चिमी घाट में देखने को मिला, उत्तर पूर्व राज्य में देखने को मिला, और उसके बाद है उत्तरी राज्य में देखने को मिला। उत्तरी राज्य में विशेष करके जम्मू और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और इधर सिक्किम में 2 गो, और 3 गो आपको मिला है अरुणाचल प्रदेश में। फिर इधर नागालैंड साइड में एगो है पांगसाड़ दर्रा, और एक तुजू दर्रा मणिपुर में। इतनी दर्रा एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस लोकेशन को ध्यान रखना जरूर। पूछा था कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? तो जोजिला जो सुरंग है वो कौन कौन स्थान को जोड़ेगा? तो सभी को स्थान, पहले तो लोकेशन हम याद करवा दिए हैं, उसके बाद किसी वीडियो में हम कौन कहाँ जोड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो स्थान है ये श्रीनगर से लेह में जाएगा। जोजिला को हम कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर और के साइड में। तो ये श्रीनगर को, मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह। तो लेह और बीच में देखे हैं जोजिला, जो कि बीचों बीच था जम्मू कश्मीर के, तो वो लेह जाने वाला मार्ग था। तो जोजिला सुरंग किसको जोड़ेगा ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच साल संपर्क प्रदान करेगी। जोजिला सुरंग परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग में से एक है, और यह एक हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर सड़क सुरंग है। मतलब इसका लंबाई याद रखना है कि 14.2 किलोमीटर है। आइए हम अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो दर्रे और घाटी से पूछा जाता है। तो कश्मीर घाटी एक अपरदन जन्य घाटी है, मतलब जो नदियों के कटाव से बनता है उस घाटी को हम अपरदन जन्य घाटी कहते हैं। मतलब अपरदन के कारण अगर बनता है, तो अपरदन 2 तरह से, नदी के कटाव से भी अपरदन होता है, और एक होता है आपका जो मतलब हवा के द्वारा जो अपरदन होता है उससे भी घाटी। तो ये अपरदन जन्य घाटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रिफ्ट घाटी क्या होता है मैं बता ही दिया हूँ कि रिफ्ट घाटी क्या होता है, दरार होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है।
ये बोला नदियां युवा अवस्था में जब होती है तब ये इस तरह की अपर्दन जन्य घाटी बनाती है। नदियां जब युवा अवस्था में होती है तो कौन सी घाटी बनाती है? अपर्दन। कुछ हिमनद से पूछे गए हैं, तो हिमनद जो है ना बोला है, तो हिमनद बोला उत्तर प्रदेश में हिमनद है ही नहीं, हिम गिरता ही नहीं, तो इसको बीपीएससी ने हटा दिया था। ठीक है, इसको बीपीएससी ने हटा दिया था, तो इसलिए ध्यान, उत्तराखंड में हिमनद हिम गिरता है, तो उत्तर प्रदेश में देकर के इसने गलती कर दिया। अब कुछ द्वीप समूह से पूछा गया है, डीवी द्वीप समूह की सरिताओं के मध्य, किन सरिताओं के मध्य है, मतलब कहाँ पे डीवी द्वीप है? तो ये तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के आसपास में जो है ना डीवी द्वीप पड़ता है। ये द्वीप जो दिख रहा है ये न्यूमूर द्वीप है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो इधर आपका बंगाल के खाड़ी में पड़ रहा है न्यूमूर द्वीप। उसके बाद है एक है पारीकुद द्वीप है, जो यहाँ पे पड़ रहा है, पारीकुद द्वीप, जिसको उड़ीसा साइड में पड़ रहा है। ठीक है, और अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है उसका। और एक है आपका श्रीहरिकोटा का द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि यहाँ पर पड़ रहा है आंध्र प्रदेश साइड में। उसके बाद एक पंबन द्वीप है जो यहाँ पे श्रीलंका और क्या है भारत के मध्य में पड़ रहा है, पंबन द्वीप। तो ये पंबन द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, पारी द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया। तो पूछा जाता है कि कौन है जो क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी साइड में नहीं पड़ता है, ऐसा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो द्वीप का नाम न्यूमूर, पारी द्वीप और श्रीहरिकोटा और पंबन। एक द्वीप बारकोंडा द्वीप है जो अंडमान निकोबार साइड में पड़ता है, बारकोंडम नारकोंडम है, सॉरी नारकोंडम होगा, नारकोंडम जो है ना ज्वालामुखी भी है यहाँ पे, तो ये हम बताए भी हुए हैं। और एक बैरन द्वीप है, कौन है? बैरन द्वीप। यहाँ पे देखिए तो यहाँ द्वीपों का भरमार है, लेकिन महत्वपूर्ण द्वीप ही बता रहे हैं। मिनी कोई द्वीप आपका है इधर लक्षद्वीप साइड में पड़ता है, कावराती द्वीप है, यहाँ राजधानी है यहाँ की कावराती। ठीक है, कावराती। और एक अमीनी द्वीप है। ठीक है, तो पुराना नाम इसका अमीनी द्वीप ही था लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप आगे चल करके अमीनी द्वीप से बना है। ठीक है, उसके बाद है भटकल द्वीप है, तो भटकल द्वीप कहाँ है लोकेशन में पूछा जा सकता है। एक है हेनडे कैबरे द्वीप, हेनडे कैबरे द्वीप है। उसके बाद है एलिफेंटा और सालसेट, एलिफेंटा और सालसेट कहाँ है? तो ये देख सकते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र साइड में जो है ना एलिफेंटा और सालसेट द्वीप है। उसके बाद है यहाँ दमन और दीव है, दमन और दीव, दमन और दीव है। तो आलिया बेट, यहाँ गुजरात के जो कच्छ का रण है उसमें है आलिया बेट और खालिया बेट। ठीक है, आलिया बेट और खालिया बेट। तो इस तरह आलिया बेट और खालिया बेट कहाँ है ये ध्यान रखना है। उसके बाद है उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पाचम द्वीप है, और एक है आपका खादिर द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे जो पड़ रहा है मोरा द्वीप, और एक है मोरा द्वीप और एक है आपका पिराटन द्वीप। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण द्वीपों में न्यूमोर आता है, नारकुंडम आता है, भटकल आता है, अमीनी आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दमन और द्वीप कहाँ पे पड़ रहा है? लक्षद्वीप, मतलब अरब सागर में पड़ रहा है, तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे पाचम द्वीप और खादिर द्वीप याद रखना है, इतनी द्वीप आपको ध्यान रखना है। ये सब द्वीप समूह है जो हम बता दिए हैं भारत के जो द्वीप है। ऐसे डीवी द्वीप जो कहें तो डीवी कृष्णा नदी के तट पर है, तो यहाँ पे कृष्णा नदी है जो डीवी द्वीप पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, इस बात को ध्यान। इसका आकार जो है ना त्रिभुजाकार है, और इसे दिवी सीमा के नाम से जानते हैं। हालांकि ये दिवी द्वीप भारत के गांव में से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो ये सब तो जनरल फैक्ट से पूछा गया है, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्यों से पूछा गया। तो यहाँ पे सभी सही है कि श्रम की मांग ज़्यादा है, यहाँ पे गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, अगर संतुलित होता तो शायद शहर में ज़्यादा नहीं डिमांड होता। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जो गांव से शहर को अच्छा बनाता है। उसके बाद है अफवाह तंत्र से पूछा गया है। अफवाह तंत्र का मतलब है नदी तंत्र से पूछा गया। तो यहाँ पे बोला कौन एक अलग भिन्न कौन सा है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि कौन नदी जो है ना किसमें आके गिर जा रही है और कौन किसका सहायक है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए दो क्षेत्र है, ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है आपका यहाँ गंगोत्री, और एक है संतोपत ग्लेशियर। दो ग्लेशियर है, तो दो ग्लेशियर से दो नदी निकल रही है। ठीक है, यहाँ है और यहाँ, ये दो नदियाँ निकल रही है। इन्हीं दो नदियाँ जब आकर के देव प्रयाग में जब मिलती है तो यहाँ से जो है ये गंगा के नाम से ये प्रसिद्ध होने लग जाती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब चलती है तो इसमें आकर के धौली गंगा यहाँ मिल जाती है। तो धौली गंगा जब मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग कह देते हैं। उसके बाद नंदाकिनी मिलती है तो उसको नंद प्रयाग बोल देते हैं। फिर उसके बाद पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग बोल देते हैं। ठीक है, इधर से आकर के ये साइड जो है ना बायां साइड है और ये साइड दायां साइड है। तो बायां साइड से एक वो नदी आती है मंदाकिनी, और इस नदी को रुद्रप्रयाग, मतलब रुद्रप्रयाग। तो जिस मतलब मात्र एक सहायक नदी जो बोलता है कि गंगा की या भागीरथी की एक सहायक नदी जो बाएं तट से आकर के मिल जा रही है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मंदाकिनी, और ये जहाँ मंदाकिनी मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो अलकनंदा है ये आकर के जब मिल जाती है, तो ये अलकनंदा जब मिलती है तो ये देव प्रयाग में मिल जाती है। यहाँ से ये गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और इस तरह से कुछ गंगा की अब सहायक नदी जो है, किस तरह से गंगा की सहायक नदी कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये रामगंगा आकर के दाहिने साइड से आके मिलती है, रामगंगा कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे लंबी जो गंगा की सहायक नदी है वो आपका है जो प्रयागराज में मिलती है, यमुना है। भागीरथी अलकनंदा किस साइड से मिल रही है ये ध्यान रखना है, मंदाकिनी की साइड से मिल रही है ये भी ध्यान रखना है।
मतलब ये ध्यान रखना जरूरी होता है। अब उसके बाद है तो इधर से रामगंगा कौन साइड से आ गया, कन्नौज में आया। उसके बाद फिर इधर से गोमती आया, गोमती आकर के गाजीपुर में मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से देखे तो यहाँ से छपरा में आकर के काली नदी मिल गया, ठीक है। इधर से जो नदी है टोंस नदी मिल रहा है। अच्छा, उससे पहले जो यमुना है, यमुना में भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आकर के मिल रही है। एक चंबल पहले मिल रही है, फिर चंबल के बाद है हमीरपुर में मिल रही है बेतवा, यमुना में। उसके बाद है केन नदी आकर के बांदा में मिल रही है, इटावा में मिल रही है चंबल, हमीरपुर में मिल रही है बेतवा, और उसके बाद बांदा में मिल रही है केन। तो केन और क्या टोंस यमुना की सहायक है? तो नहीं, ये तो जाकर के डायरेक्ट गंगा में मिल रही है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन, ठीक है। तो इस तरह से हमको यमुना की सहायक नदी दिखाई दिया, और उसके बाद यमुना जाकर के गंगा में खुद विलीन हो गए। उसके बाद यहाँ टोंस नदी मिल गया, ऊपर से रामगंगा आ गया। इधर से आप देखें तो आप इधर से आया काली नदी, ठीक है। करनाली नदी उससे उसकी सहायक नदी बन गई, काली की नदी की जो सहायक नदी हो गई वो करनाली, ठीक है। और इधर से जाकर के कर्मनासा नदी मिल गई गंगा में, कर्मनासा नदी। और यहाँ से आकर के सोन नदी मिल गया, यहाँ से देखे तो सोन नदी मिल गया पटना में जाकर के, ठीक है। पटना में जाकर के कौन नदी मिल रहा है? पटना में जाकर के यहाँ सोन नदी मिल रहा है, ठीक है। छपरा में उधर से यहाँ देखे तो यहाँ से घग्गर नदी है, घग्गर की सहायक नदी कौन है? करनाली, ठीक है। घग्गर की सहायक नदी कौन है? करनाली, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ आकर के हाजीपुर में गंडक मिल रही है, हाजीपुर में आकर के गंडक मिल रही है। फिर इधर कोसी आकर के कटिहार जिला में मिल रही है। फिर इधर यहाँ पे आकर के यहाँ दामोदर नदी जो है ना हुगली के पास मिल रही है, दामोदर नदी हुगली के पास आकर के मिल जा रही है। तो इस तरह से आगे चल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। सबसे लास्ट में कौन आया है? तो सबसे लास्ट में यहाँ देखिए माही नदी है, लेकिन माही नदी जो है ना खुद दूसरे की सहायक नदी बन जाती है, गोदावरी की। किसकी? गोदावरी। माही नदी गोदावरी की सहायक नदी बन गई। यहाँ देखिए माही नदी गोदावरी की सहायक नदी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी में आकर के माही मिलती है और गोदावरी जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे दामोदर है जो यहाँ गंगा में मिल रही है। तो हम देख लिए पूर्व से पश्चिम का कर्म पूछा जा सकता है, तो कर्म याद रखने के लिए हमको खुद ड्रॉ करना होगा, जितनी लाइनें हैं उतनी लाइन करना होगा, तब जाके याद होगा। नदी जो होता है दो तरह के, हिमालय तंत्र की नदी है और एक है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो हिमालय तंत्र की नदी में गंगा भी हिमालय तंत्र की नदी से ही होता है, क्योंकि हिमालय से ही उद्भव हुआ है। सिंधु भी हिमालय तंत्र की नदी है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से ही आया हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र में आप देखिए कि यहाँ से कैलाश पर्वत है, जिसको हम यहाँ पे चेमयांगगुंड ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है चेमयांगगुंड, ठीक है। ये तिब्बत के पठार के पास है, और यहाँ से ये नाम सांगपो के नाम से चलती है। जब तिब्बत में आती है तो सांगपो इसका नाम होता है। जब सांगपो के नाम से चलता है तो यहाँ आकर के अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये दिहांग हो जाता है, इसका नाम दिहांग नाम पड़ जाता है। आगे असम में इंटर कर जाता है, ठीक है। असम में इंटर करने के बाद जो है ये उसके बाद फिर ये असम में इंटर करती है। उसके बाद ऐसे जाती हुई ये यहाँ पे जब आती है तो इसका नाम जो है पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी नाम पड़ जाता है। आगे चल करके बांग्लादेश में जाकर के जमुना नाम पड़ जाता है। इस तरह से नाम इसका जो है ना बदलते हुए जाता है, ठीक है। नाम बदलते हुए जाते हैं, तो कहाँ कौन से नाम है ये पूछा जाता है। और इसके भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो पूछे जाते हैं। तो सहायक नदियाँ में यहाँ पे दिहांग नदी आकर के इंटर कर जाती है, लोहित नदी आकर इंटर कर जाती है। उसके बाद है बूढ़ी दिहांग जो है ना आकर के इंटर कर जाती है। फिर यहाँ से सुबनसिरी आकर के यहाँ इंटर कर जाती है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, दायां बायां से कौन दायां से आ रहा है, कौन बायां से आ रहा है। तो इधर वाला जो भी होगा दायां से होगा, नीचे वाला जो भी होगा दायां से होगा, ये दायां से है। ऊपर वाला जो होगा वो बायां से होगा, ऊपर से वाला होगा जो बायां से। तो बायां से सुबनसिरी, मानस और सांकेश और तीस्ता। तो मैंने बता दिया तीस्ता किस साइड से आकर मिल रही है, पहले कौन मिल रही है। तो पहले तो सबसे पहले जो है आपको दिखाई दे दिया सुबनसिरी आके, ये सुबनसिरी आके मिली, फिर मानस आके मिली, फिर सांकेश आके मिली, फिर तीस्ता आके मिली, ठीक है। तो ये जेम्स ग्लेशियर से तीस्ता आ रही है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है लोहित नदी, बाएं से तट से मिलने वाला सबसे पहले कौन है? दिहांग है। दिहांग, ठीक है। दिहांग के ही सहायक नदी बन जाता है कौन? लोहित, ठीक है। आकर के तो हालांकि दिहांग का सहायक है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मपुत्र का भी सहायक पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो लोहित ही होगा, क्योंकि आगे चल करके वो ब्रह्मपुत्र में मिल रहा है। फिर उसके बाद है ये बूढ़ी दिहांग है जो मिलती है, और उसके बाद है धनश्री है, यहाँ मिलती है। धनश्री के बाद है कपिली है, कपिली यहाँ मिलती है। तो जो ध्यान रखना है पद्मा सबसे लास्ट में यहाँ पद्मा आकर के मिलती है। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ये पद्मा कौन है? तो पद्मा गंगा का ही नाम है। बांग्लादेश में पद्मा गंगा का नाम होता है, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। तो इतनी सारी जानकारियां मैंने अपवाह तंत्र से दिया, अभी 2 अपवाह तंत्र का चर्चा किया, और ये जानकारी होना जरूरी है। अगर ये जानकारी नहीं है तो ज्योग्राफी का अभाव है, मतलब ज्योग्राफी में जो है ना थोड़ा सा जानकारी हमें इसी सब चीज से मिलती है, और इस सब चीज को बार बार रिवीजन करने से आता है।